हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। आयशा वन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ और ऐसे ही मेरी वीडियोस को पसंद करते रहिए। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर एनसीईआरटी करवाई जा रही है हिंदी में, और वो भी पूरे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करवा दिया जाता है। एक्चुअली मेरे साथ अभी क्या हुआ कि मैंने अभी पूरे आधे घंटे की वीडियोस बना ली थी और मुझे नहीं पता था कि वो जो है वीडियो रुक गई है या पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर। और वो पूरी वीडियो आधे थोड़ा सा चैप्टर रह गया था और पूरी वीडियो स्किप हो गई। सो आई वॉज वेरी अपसेट। सो आई कैन डू एंड अगेन मेक माई वीडियो। ओके, सो आज मैं आपके सामने अतीत पार्ट भाग जो है 3, अतीत भाग 2-3 का चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूँ। ओके, तो ये आप देख ही सकते हो कि आदिवासी दिको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। स्वर्ण युग यानी जिस युग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। सो 1895 यानी 1895 में बिरसा नाम के एक आदिवासी के झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में घूमते देखा गया। ओके, तो लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी जो है शक्तियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उसके दीको मतलब बाहर के जो लोग हैं उनको गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। समय के भीतर हज़ारों लोगों बिरसा के पीछे चलने लगे और वो भगवान मानने लगे। उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं वो जो है समस्या उनसे दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार के हुआ था। मुंडा एक जनजाति है जो छोटो नागपुर में रहती है। झारखंड के बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरुक भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास रहे बदलाव और अंग्रेज शरण के कारण पैदा हो रही समस्याएं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन भिन हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीको कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे और उनके इलाकों में कौन को गुलाम कैसे बना रहा था। अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल अपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। ऐसे कबीले के सारे बहुत लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदिवासी के बीच जो है आर्थिक और सामाजिक फ़र्क दिखाई देता है। तो हमारे समाज में देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। यहाँ पे भाषा, समाज, कल्चर, रीति रिवाज, रंग, पहनावा, रंग रूप और रहन सहन, खान पान इत्यादि ये सब अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग होते हुए भी सब एक होते हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो उड़ीसा की ये महिलाएं हैं और ये अपने पहनावे के अपने कल्चर को दिखा रही हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा की डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। तो आप देख सकते हो। अब कह रहे हैं जातीय समूह किस तरह जाते थे। तो 19वीं सदी के सदी के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, है ना। झूम खेती क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ कि झूम खेती जैसे कि एक ही खेती यहाँ पे कर रहे हैं हम, और खेती करने के बाद हम यहाँ पे इस ज़मीन को खेती करने के बाद फसल निकालने के बाद यहाँ से चले जाएंगे और फसल निकालने के बाद यहाँ पे कुछ समय के लिए खाली इसको छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे फिर फसल करेंगे। ठीक है, दूसरी जगह पे फसल करेंगे तो इस जगह पे जो हम छोड़ा है इसको परती करने के लिए, यानी कुछ समय थोड़ा छोड़ने के बाद ये पोटीश हो जाएगा और झूम खेती फिर हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। जो झूम खेती होती कैसे है, जैसे कि हम यहाँ पे फसल को कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पेड़ होंगे उसे काट के हम वहीं पे डाल देंगे और उसको जला देंगे। जलाने के बाद जो राख बचेगी उसी पे हम बीज को छिड़क देंगे और फिर उसके बाद वहीं से जो फसल उगेगी वही हमारी
जो है उपजाऊ फसल होगी, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हो। परती में आपको बताती हूँ पहले परती, कि कुछ समय के लिए बिना बिना खेती के छोड़ दिए जाने वाली ज़मीन जिसकी मिट्टी जो है दोबारा से उपजाऊ हो जाए, इसीलिए हम उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। साल क्या होता है, साल का एक पेड़ होता है। महुआ एक फूल का होता है जिसको खाया भी जाता है, सब्जी भी बनाई जाती है, इसकी शराब भी बनती है और इसके तेल भी निकलता है। महुआ के फूल के बीजों से तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। तो कुछ 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 झूम खेती के लिए, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते हैं। झूम खेती घुमूतू खेतों की कहा जाता है। इस तरह के खेत अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और ज़मीन पर उगी घास फूस साफ कर देते हैं। इसके बाद वे घास फूस के जलने के बाद पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते हैं। इस राख से पोटाश होता है जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते हैं और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खरोच देते हैं। वे खेतों को जोतने के लिए और बीज रोपने के बजाय उस पर बस खेत में बिखर देते हैं। एक बार फिर फसल तैयार हो जाती है तो उसे काट कर उसे दूसरी जगह चल पड़ते हैं जहां में उन्हें अभी फसल काट दी जाती है। एक जगह कई साल तक पड़ी रहती है। घुमूतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टिकाओं में रहते हैं। इन आदिवासी समुदायों की जंगली जिंदगी जो है बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों को इस्तेमाल के पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमूतू खेती कर सकते थे। अब ये देखो, ये डोंगरिया जिला की महिलाएं जो कि पतियों को लेकर जा रही हैं। ये कह रहे हैं डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडाकू की पत्तियां इकट्ठी करके ले जा रही हैं। इन पत्तियों में पत्तल बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर पत्तों पे खाया जाता है, जो कि बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और हमारे समाज में उस तरीके से खाना खाने से डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। ज़मीन पर बैठ के खाना खा के आप देखते हो गोल तरीके से थाली होती है, पत्ते पे यहाँ पे चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ अच्छे से यहीं पर ही रख के खाया जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ शिकार संग्राहक कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह शिकारों का शिकार करके अन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं। उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उन्हें आपस में बांट लेते थे और जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजार में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़ा व चमड़े की गाय के लिए कुसुम और पलाश की फूलों की ज़रूरत होती थी, वे खोंड समुदाय से लोगों को कहते थे। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीज़ों को अदली बदली में काम चल जाता था। वे अपनी कीमत अन्य वन उत्पादों के बदले ज़रूरतों की चीज़ें ले लेते थे। अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेते थे और उनमें कई आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण का कार्य करता था, कोई नौकरी करता था। आदिवासी खेत मजदूरी थे और वे वन उत्पादक पर कम पड़ जाता था। तो आदिवासी जो है मजदूर के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। वे बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगलों की ही उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात होती थी, ठीक है। ये चीज़ें अब ये कह रहे हैं जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उनमें हासिल करने के लिए आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वह कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। खुद खोर महाजन भी आदिवासी की कर्ज दे देते थे, लेकिन इसकी बजाय बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह औरतों और बाजार में वाणिज्य और आदिवासियों का कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाज से वह महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतानी और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगते थे, बाहरी लोगों को, है ना। अब यह देखो, ये है जातीय समुदाय जहाँ की बात बता रही हूँ आपको। और उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा यहाँ पर है, ठीक है। उड़ीसा
यहाँ पर है। और यहाँ की जनजाति है, देखो आप, मैं पहले पूरी जनजातियाँ पढ़ देती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये है गड्डी वन गुजर गुजर, और यह है भोटिया, सहारिया, भील, वन, गुज्जर, राहड़वा, है ना, बैसाख, बेगास, बंजारा, गोंड, बेगास, मारिया, गोंड, संथाल, मुंड, उरोक, ये इसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, पुराज, बॉन्ड, और ये जनजाति जो है अपने आप को जंगलों का ही संतान मानती थी, सोचती थी कि मैं जो है बाहर काम करूँगी तो मेरे लिए अपमान की बात है। ठीक है, बेंगास जनजाति। ठीक है, पराजा, बॉन्ड, कंडा, कोया, सोआरा, खोंड, बंजारा, कोया, अपाटानी, निशी, नागा, खासी, हंजंग, रियाज, है ना, यहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे है कोया, बंजारा, गोंड, माला, रूरल, जारवाज, है ना, ये सब जनजातियाँ हैं। अब कुछ जो समुदाय हैं वो जानवर भी पालते थे, है ना। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहा जो मौसम के हिसाब से मवेशिया, भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। रेवड़ का मतलब होता है जानवर जो है उनका समूह जो होता है उनको रेवड़ बोला जाता है। जब एक जगह खास ख़त्म हो जाती थी वो दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़ियाँ आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गड्डी समुदाय के लोग डरिया थे। वह कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इसके बारे में और ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, खेती के नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपको इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के जो समाज में रहने वाले लोगों को काम और समय के लिए समझदारी का एक जैसी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग घुमतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी खास क्रम और मर्द औरत के बीच काम में बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिकी जो है वैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशक में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। तो एल्विन द्वारा लिखे गए कुछ अंश पढ़ रहे हैं कि उन्होंने औरतों के बारे में कैसे उन्होंने लिखा। चैत में औरतें इकट्ठा करने वाले बच्चे खूंचे ढूंढों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटने और शिकार पर जाते थे। शिकार पर पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया करते थे। औरतें सांगा, इमली और मशरूम, कुरकुर, मुत्ता आदि फल बीनकर लाती थी और बेगा औरतों या तो ये केवल जड़ या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासी में बेगाओं का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था और औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदिवासी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव में से गुजर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता था। आषाढ़ में, अच्छा ये जो महीने आ रहे हैं, आषाढ़, भाद्र, है ना, और क्वार, कार्तिक, आगन, ये है ना, ये सब महीनों के नाम है हिंदी के। ठीक है, मर्द खेतों पर जाते थे और क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कोटिया में पक जाते थे। आगन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और फूस में फटकने किए जाते थे। नाच गान और शादियां भी फूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरह चल देते थे। इस तरह शिकार व चीज़ों का संग्रह ही होता था। मुख्य गतिविधियाँ होती थी। ये चक्र पूरे साल होता था। दूसरे साल के लिए समय मिल जाता था। शिकार के लिए केवल कुछ फसलें ही बुआई कटाई होती थी क्योंकि भोजन काफ़ी होता था और इसलिए पुरुष बेवाड़ में ही रहते थे। तीसरे साल भोजन के लिए वन उत्पादन भी बहुत ज़रूरी हो जाता था। तो ऐसा इन्होंने किसने लिखा है? वेनियर ने लिखा है। ठीक है, वेरियर ने। अब ये ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की। बिहार में 1946 का ये चित्र है। बच्चे उन उपज का इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। ठीक है, अब आते हैं बेवड़ क्या होता है कि मध्य प्रदेश में घुमतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द होता है बेवड़। कि कुछ लोग एक जगह
खेती करते थे। जैसे 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबाइली एक जगह टिक कर खेती करने लगे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलता जा रहा था। बहुत सारे समुदाय में छोटे नागपुर के मुडाओं की तरह ज़मीन पर कबीलों की संपत्ति होती थी। वो कुछ के सभी सदस्य मूल निवासियों के वंशज माने जाते थे, जिन्हें सबसे पहले आकार ज़मीन की साफ किया जाता था। लिहाज ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुल मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने के लिए बजाय अक्सर अपनी ज़मीन को बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। वे जंगलों में रहने वालों को जंगलों और बरोबर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बर्बर मतलब जिन्हें कुछ भी नहीं पता हो उनको बर्बर बोला जाता है। अब ये आप देख सकते हो, ये एक आदमी है, ठीक है, इसे आप देखो अच्छे से। फिर मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ कि पूर्व उत्तर के निशी आदिवासी के एक गांव में लट्ठों से बना घर जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। अब आदिवासी मुखिया क्या हुआ, देखो। औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया और आओ देखें ये क्या बदलाव था। क्या आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन और धन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्होंने अंग्रेज़ों को नजराना जो है देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब क्या कहते हैं, घुमतू काश्तकार को क्या हुआ। घुमतू यानी जो घूमते हैं इधर से उधर, है ना। तो ऐसे समूह अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी। जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी की नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्हें जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। किसान को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं, आपने 2 पढ़ा था ना, उसमें बताया था मैंने। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देती थी। काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने और अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। अब जहाँ पानी कम हो तो मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झुम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी तरह उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को घुमत काश्तकारों इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। का व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमतू खेती की छूट दे दी गई। अब आप ये देखो चित्र, ठीक है, अच्छे से देखो, मैं बड़ा कर देती हूँ। ये देखो, ये हमारे भारत के किसान हैं। अगर ये ना हो तो हम खाना भी ना खाएं, वही सच बता रहे हैं हम। बहुत मेहनत है भाई, किसान बहुत दिन रात मेहनत करके कमा के आमदनी अपनी जोड़ के हमें खून पसीने की रोटी खिलाते हैं। तो कह रहे हैं गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें, है ना। घुमतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है ऊपर।
ठीक है, पेड़ों को काट दिया और खेती हो गया अब इसके बाद यहाँ पर। अब ये देख सकते हो आप ये चित्र, ठीक है, ये कह रहे हैं वन कानून और उसके प्रभाव। जैसे कि आप देख सकते हैं आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी असर भी पड़ा होगा, है ना, असर भी पड़ा होगा। तो पहले ही मैं पढ़ देती हूँ कि आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करने वाले आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखो, ठीक है। यहाँ पे धान की खेती पानी में ही मुंजी इसकी डाली जाती है, ठीक है। अब अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हलडूल निकाला। उन्होंने तय किया कि वे झूम काश्तकारों को जंगलों में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने भी छूट दी जाएगी, बशर्ते वे गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग में सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए, है ना। अब स्लीपर क्या होता है कि लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरी बिछाई जाती है। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य प्रदेश में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज और उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहता था। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठा किए जिसमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के इस दो देश में जीना कितना मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचे में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस दौर में जीना कितना मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचे हैं, गायें तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पकाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में, है ना। तो वेरियार ने ये हमें बताया गीत, उन्होंने जो गीत ढूंढा, ठीक है। तो ये कह रहा है गोदार औरतें बुनाई करती हुई, ये देख सकते हो आप, ठीक है। व्यापार की समस्या 19वीं सदी के दौरान जो है जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापार और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदार नकद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूर पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव में क्या असर पड़ने वाला था ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादक की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान में जो है
झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंडे को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उन्हें कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोश के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद उन कृमि कोश को बर्दवान या गया बेच दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ठीक है, तो अब ये चित्र देखो आप, ये देखो ये किस तरीके से, कितनी मेहनत से ये बच्चे को भी पाल रही हैं और काम भी कर रही हैं। कह रहे हैं चटाई बुनती एक हजांग औरत के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। तो आप देख सकते हो। आप ये भी देखो चित्र, कह रहा है बिहार के कोयला खनिक। कोयला में 1948 का ये पिक्चर है कि 1920 के दशक में बिहार की झांगरिया और रानीगंज कोयला खदान में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरे और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। अब काम की तलाश, कह रहा है काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उत्पादक भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मफाद भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न के बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें घर भी लौटने नहीं देते थे। अब पता लगाएं, गतिविधि बोल रहा है, पता लगाएं कि कोयला खदानों में काम करने के हालात बदल गए या नहीं। पता लगाएं कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत का क्या कारण होता है। दम घुटने की वजह से मर जाते हैं वहाँ, क्योंकि हवा का तो कोई सोर्स होता नहीं है। अब नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यापार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने 1855 में संताल से बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी इस तरह का विद्रोह था। अब आ जाते हैं बिरला मुंडा। ठीक है, ये भी एक आदिवासी समुदाय है। पहले ही पढ़ लेते हैं हम। लहू लोहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासी के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बेल की तरह है मैं, लहू लोहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही मेरी हालत नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश। तो ये एक गीत है। ठीक है, अब बिरला और मुंडा। बिरला का जन्म 1970 के दशक में मध्य में हुआ। मध्य मतलब मध्य प्रदेश। उनके पिता गरीब थे। बिरला का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थायी अखाड़ों में नाचते गाते बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं के विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा यानी दिकुआ के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उसके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी की वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में
जाने लगा, जहाँ उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिलता था। वहाँ उन्हें यह भी सुना है कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और वह खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर अच्छे ईसाई बन जाए तो अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ ही कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उन्होंने यह काफी गहरे और तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज का सुधार का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने से विश्वास न करें। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। उन्होंने बाहर का मानते हुए जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते हैं जहां मुंडा अच्छे लोग जीवन जीते हैं, तटबंध बनते हैं, कुदरती झरने को नियंत्रित करते हैं, पेड़ और बाग लगाते हैं, पेड़ पालने के लिए खेती करते हैं। उन्हें काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते हैं, वे ईमानदारी से जीते हैं। बिरसा चाहते हैं कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरी महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थायी करना चाहता था। यह आंदोलन इतनी ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं को व कष्टों को स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों को भूस्वामी और उनकी परंपरा भूस्वामी व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन की उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों को सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद में आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटे हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उसका उकसाने के लिए परंपरागत तरीके और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व के साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों की तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक को निशान बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्च पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा को हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। पहला इसमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग समुदाय जमीन के पर अपने आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसका एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऊपर एक शब्द रह गया था, वो मैं पढ़ देती हूँ। ये केरा वैष्णव यानी विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। अच्छा, अभी आते हैं अपने अन्यंत्र पर। ठीक है, अब ये है हमने नकदी की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसकी वजह आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। पापुआ न्यू गिनी की इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारीक ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ। इस सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूं, है ना। तो ये बात कही गई है। अब ये हो गया है आपका चैप्टर और आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया हो और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।